जब जब एनडीए में नीतीश कुमार रहे हैं तब तब ये नया कहानी रचा गया है। नीतीश कुमार का पैर पकड़कर दुलाल चंद गोस्वामी ने उनसे अपने क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या तटबंध के कटाव का हल करवा लिया। लोग अक्सर कहते हैं कि पलायन एक बड़ी समस्या है इस सीमांचल की, लेकिन यहाँ तो सांसदें पलायन कर जाते हैं, ये आरोप लगता है कि वहाँ वो चिराग पासवान को या अपने किसी कलीग को भेज करके वहाँ का सीट अपने कब्जे में करा सकती है। कांग्रेस इस सीट के लिए मुझे अड़ती और लड़ती नजर आ रही है। अगर पप्पू सिंह जीत गए तो इस बार भी जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है विशेष पंचनामा में, जहां पे हम सीटों के बंटवारे को लेकर चीरफाड़ कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि सीट जो फंसा हुआ है राजद और जदयू के बीच में, आखिर कौन सी वजह है कि उस सीटों के पेंच में सभी अझुरा गए हैं। लेकिन क्या ये सीटों का पेंच जदयू और राजद के बीच ही फंसा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। कांग्रेस की वजह से नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी कि 16 सीटों से हम किसी भी कीमत पर, 16 क्या 17 सीट जो 2019 में उनको मिला था, उन 17 सीटों को कोई हिला नहीं सकता है। आखिर राजद और जदयू में जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो चर्चाएं हुई थी, कांग्रेस इसमें कहां फंस रहा है। आज के विशेष पंचनामा में इसी पर चर्चा होगी कि वो कौन से 5 हॉट सीट हैं जिनमें कांग्रेस को जदयू से लड़ाई है। जदयू चाहता है कि हम अपने कैंडिडेट को वहां से भगाएंगे नहीं, कांग्रेस भी पीछे पड़ा हुआ है। चलिए बिना देर के अपने संपादक सर के पास चलते हैं, उसके बाद फिर बाबा के पास आएंगे विशेष जानकारी के लिए। लेकिन सबसे पहले जिन सीटों पर चर्चा करेंगे, कौन सी वो हॉट सीट होगी, इस पर अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर देखिए, जैसे हमने देखा था कि जदयू और राजद के बीच कई सीटों पर पेच फंसा था, क्योंकि ये दोनों पार्टियां 19 और 20 का चुनाव उसके खिलाफ लड़ी थी। तो 19 का चुनाव जो था वो लोकसभा चुनाव था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समीकरण बैठा पाना। आप दुश्मन होकर दोस्त होइएगा तब तो हमको ये बोला था ना भाई, तो हमको बोला था ना भाई, ये होता है। और कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया, ये लालू यादव के लिए तो मतलब चूँकि उनको बिहार में डैमेज होगा अगर नीतीश अलग हो जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौती नीतीश कुमार ने खड़ी कर दी है। इसी तरीके से 2019 में कई सीटों पर कांग्रेस और जदयू आपस में भी फरिया रहे थे। उनमें से कई सीटों पर आज भी उनके प्रत्याशी हारे हुए जीते हुए से जगह पर लड़ रहे हैं और जीते हुए हारे हुए से लड़ रहे हैं। जैसे किशनगंज की सीट कांग्रेस जीती थी, किससे जीती थी? जदयू से। अब वो सीट मांग रही है जदयू, पेच तो फंसेगा। वही एक सीट था जो 17 जीते थे, चर्चा कर रहे थे। अब उसी तरीके से ये कटिहार की सीट है। जदयू तो जीत गई, लेकिन उस सीट पर कांग्रेस का भी दावेदारी मजबूत है। तो ऐसे ही कई सीटें हैं, लेकिन 5 सीटें जो हॉट सीटें हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अगर आप और दर्शक अगर हमको इजाज़त देंगे तो त्रुटिपूर्ण एक मैं प्रसंग बोलना जरूर चाहूँगा। आज मकर संक्रांति है और कल नीतीश कुमार जिस तरीके से एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया उनके और बाकी इंडिया गठबंधन के बीच में, तो मैंने शुरू से कहा कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं आड़े आएंगी। और मकर संक्रांति की कहानी जो है हमारे इतिहास में, वर्णों में, वेदों में, उसमें यह ईगो और अहम की ही एक्चुअली कहानी है। आप जब तक अपने सामने जो बड़ी महत्वाकांक्षा है या ईगो है उसको जब तक समाप्त नहीं कीजिएगा, तब तक आप अपनों के अपने नहीं हो सकते हैं, आपका कुनबा एक नहीं हो सकता। यही इंडिया गठबंधन में भी हो रहा है। और मकर संक्रांति का दिन है तो ये बहुत मौजूद रहता है कहानी आप लोगों को बताना भी। जो जानते सो जानते, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। अर्बन टाइप का मैं कहानी बताऊँ, कुछ गड़बड़ा जाएगा तो आप समझिएगा आप लोग। देखिए, सूर्य किसी कारण से, जो उनकी पत्नी थी छाया और उनके जो पुत्र थे सनी, उन दोनों से नाराज़ हो गए। नाराज़गी में सूर्य घर छोड़कर चले गए एक तरीके से। तो सूर्य दूर गए तो छाया बहुत दुखी हुई। छाया इतनी नाराज़ हुई कि उन्होंने सनी के साथ मिलकर उन्होंने श्राप दे दिया सूर्य को। इसके चलते सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग जब सूर्य को हुआ
तो बहुत समस्याएं हुई। लेकिन सूर्य के एक और पुत्र हैं, यमराज, जिनकी माँ संज्ञा है, माफ़ कीजिएगा। तो यमराज को बुरा लगा। यमराज ने कहा कि भाई पिताजी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। आप देखिएगा कि जब सोलर इक्लिप्स होता है तो उस दौरान सूर्य पर दाग धब्बे दिखाई देते हैं, और वो संक्रमण का ही दौर होता है। तो उस संक्रमण से बचाने के लिए यमराज ने तपस्या की, और यमराज की तपस्या की वजह से सूर्य स्वस्थ हो गए वापस। तो सूर्य जब वापस अपने तेज में आए तो सूर्य ने सबसे पहले जो नज़र घुमाई वो जो उनको श्राप देने वाले थे उनकी तरफ, यानी शनि की तरफ। और शनि को जैसे ही वो देखे, शनि जिस घर में थे उस घर का नाम था कुंभ। तो जैसे ही शनि ने कुंभ को देखा, सूर्य ने कुंभ को देखा, शनि का घर जल गया। और ये पौराणिक हमारी मान्यताएं भी है कि कुंभ और शनि का इस तरह से होता है वक्र दृष्टि, तो काम बिगड़ जाता है। और उसी वजह से जो कुंभ था वो समाप्त हो जाता है। और कुंभ घर जब समाप्त होता है तो अपने नए घर की तरफ नया एक घर बनाते हैं शनि, और शनि उस घर की तरफ चले जाते हैं। उस घर का नाम होता है मकर। सब नया घर बनाते हैं और माता के साथ में चले जाते हैं। देखते हैं कि पिताजी नाराज हैं, पिताजी ने श्राप दे दिया। पिताजी को जो श्राप पड़ा था उसकी वजह से उन्होंने जो अपना तेज दिखाया उसकी वजह से सब कुछ जल गया। तो जो पुराना घर था कुंभ, वहाँ सब कुछ जल गया। कुछ तिल रखा हुआ था जो हल्का फुल्का जला तो काला हो गया। उसको उठाकर अपने साथ वो लेकर चले गए, खाना पीना जल गया। इसको देखकर यमराज बहुत दुखी हुए हैं। यमराज को लगा कि मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे हो गया। पिता के लिए भी उतना ही द्रवित हो रहे हैं, उतना ही द्रवित हो रहे हैं भाई के लिए भी। तो गए सूर्य को समझाने कि देखिए हम सभी एक परिवार हैं, क्यों ना हम मिलजुल कर रह लें। आपने जो किया उसकी सज़ा आपको मिल गई और उन्होंने जो किया उसकी सज़ा उनको मिल गई। तो अब वो मकर में रहते हैं, चलिए उनसे जाकर मिलते हैं और सब कुछ सुलह करते हैं। सब कुछ मिला जुला कर सुलह किया गया। जब पहुँचे यमराज और सूर्य शनि के पास, शनि के घर मकर में, तो शनि जी ने उनको जो वही काला तिल था वो उनको दिया कि लीजिए खाइए। और खाने के बाद बहुत खुश हुए सूर्य, बहुत खुश हुए। सूर्य ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया कि जाइए अब आप लोग, जब आप मकर में रहिएगा तब आपके साथ जो रहेगा उसका कल्याण होता रहेगा। इसीलिए ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस पूरे कहानी से मतलब तो हम बहुत बड़ा कहानी सुना दी आप लोगों को, लेकिन इस कहानी से अर्थ क्या निकलता है? देखिए अर्थ बहुत साधारण है। आप अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं और ईगो को साइड कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी समस्या हल हो जाती हैं। बड़ी समस्या। कुंभ में नहाइए ना एक बार कुंभ में नहा कर देखिए और मकर की दृष्टि देखिए जाकर, तिल खा के देखिए, तिल खा के यात्रा बनता है सबका। तो देखिए अब बात है कि ये विश्लेषण तो ईगो का ही विश्लेषण है। मैं बता देता हूँ, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि 10 सीट ले लेगी तो 10 सीट जीत जाएगी। 1 से 2 सीट जीतने में कांग्रेस को बिहार में पसीना छुड़ाना पड़ जाएगा, जो स्थिति कांग्रेस की है। तो कांग्रेस अपनी ईगो में ही 10 सीट मांग रही है। उस ईगो को कांग्रेस को कम करना होगा। जैसे कटिहार की पहली हमारी सीट है, कटिहार सीट पर तारिक अनवर मतलब हाथी मर गया, चैन बिक गया, घुड़सार टूट गया, और अभी भी वो वर्चुअल सिकड़, वो होता सिकड़ लेके घूमने वाला हाथी वाला आदमी घूमता था, सिकड़ों बिक गया। तो अब क्या लेके घूम रहे हैं? कांग्रेस कटिहार में कभी जीवित नहीं हो सकती है, भूल जाना होगा। और फिर भी उससे सीट पर तारिक अनवर जाकर तावा ठोक रहे हैं कि हम लेके सीट आएंगे। तो किससे आएंगे, कैसे आएंगे? नीतीश कुमार से लड़ के आइएगा, क्योंकि नीतीश कुमार से नेगोशिएट करके तो नहीं ला पाइएगा, और लड़कर तो नीतीश कुमार किसी को कुछ देते ही नहीं है। भाजपा इसकी मुक्तभोगी है। तो कटिहार सीट पर हम पहला विश्लेषण शुरू करेंगे। अगर कटिहार की बातचीत की जाए, बाबा के पास चलेंगे, विशेष जानकारी लेंगे, लेकिन कटिहार की अगर चर्चा की जाए तो पिछले चुनाव यानी 2019 की अगर बातचीत की जाए तो दुलाल चंद गोस्वामी जो जदयू से जीत के आए थे, उनको वोट मिले थे 5,59,423। वही तारिक अनवर जो कांग्रेस के थे उनको वोट लगभग 5,22,100 के करीब में मिले थे। अगर मार्जिन की बातचीत की जाए तो दोनों के अंतर भी मार्जिन जो है वो लगभग 9,203 करीब में था। बाबा, ये मार्जिन को कैसे आप देखते हैं और
जो अब बदलाव होगा, अब जो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं दोनों के बीच में, जदयू और कांग्रेस के बीच में, क्या मतलब समीकरण बैठ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो रत्नेश नमन जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है और उन्होंने जो हवाला दिया है हाथी वाला और सीकड़ वाला, वो बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तो उम्र के ढलान पर हैं तारिक अनवर, जो दावा कर रहे हैं कि हम एक बार फिर से जीतेंगे, और उनके जीतने का कारण भी है कि 5-5 बार वो वहाँ से अपना युद्ध लड़ चुके हैं और युद्ध लड़ के जीत भी चुके हैं, लेकिन हारे भी हैं। और हारे हैं तो ऐसे ऐसे लोगों से हारे हैं, जब जब एनडीए में नीतीश कुमार रहे हैं तब तब ये नया कहानी रचा गया है। हालांकि 2014 में आपको पता है कि नीतीश कुमार कहाँ थे। उस स्थिति में एक बार फिर से तारिक अनवर को मौका मिल गया था और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता थे निखिल कुमार चौधरी, उनको हरा दिया था उन्होंने। लेकिन निखिल कुमार चौधरी भी लगातार जीतते आ रहे थे। अब यहाँ दुलाल चंद गोस्वामी का पूरी तरह से सत्ता स्थापित हुआ है। 2019 में दुलाल चंद गोस्वामी जब सामने आए, जिनको 2014 में कहा जा रहा है कि कोशिश की गई थी कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन तारिक अनवर को भले ही मार्जिन कम हो, लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें उन्होंने मार्जिन को बहुत बड़ा कर लिया है। कहते हैं कि उनको वहाँ के लोग जो है पुल वाला बाबा कहते हैं। आप लोग गए भी थे, मुझे लगता है कि वहाँ का जब आप लोग समीक्षा कर रहे थे उस कटिहार का पूरा, और वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो बहुत सारी बातें निकल करके आई थी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वर्तमान सांसद, जहाँ एक तरफ लोग 5 साल के बाद उबिया जाते हैं अपने सांसद से, लेकिन वहाँ लोग इसलिए उबिया जाते हैं कि सांसद इतना ज़्यादा उन लोगों के पास जाते हैं कि लोग कहते हैं कि आते भी हैं और इतना सहज होकर के चले जाते हैं कि हम लोग को लगता है घर का कोई परिवार का सदस्य है। जी, बहुत तो बहुत सरल रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तारिक अनवर के लिए मुश्किल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस की दावेदारी है वो तब है जब नीतीश कुमार INDIA गठबंधन में हैं। एक तो नीतीश कुमार ऐसे ही नाराज हैं, जो कि मकर की कहानी कहने की जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ अभी आप INDIA गठबंधन का देखें तो सूर्य कौन है? नीतीश कुमार ही हैं। अगर वो नहीं होते तो ये संबंध नहीं जुड़ता, क्योंकि सभी ने तो अपना अपना प्रयास कर लिया था, लेकिन उन्होंने इसको जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम जरूर किया। और ऐसी स्थिति में ये साफ लगता है कि 2024 के चुनाव में दावे तो भले ही कांग्रेस कर ले, लेकिन आरजेडी भी नहीं चाहेगी कि इस सीट पर किसी तरह का कोई छूछा हो जिससे कि नीतीश कुमार नाराज हों। और दुलाल चंद गोस्वामी नीतीश कुमार के भी अति प्रिय नेताओं में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में, चाहे वो जदयू में रहे हों, चाहे उनका एनडीए में से कोई नाता जब नहीं रहा हो, तब भी वो अपने क्षेत्र की समस्याएं समाधान करने में और वहाँ के लोगों से लगातार मिल करके उनसे रूबरू बात करके वो काम कराने में माहिर माने जाते हैं। तो मतलब अगर बातचीत की जाए, जैसे दुलालचंद गोस्वामी ने सर काम तो बड़ा अच्छा किया है, बहुत सारी उनके ऊपर मतलब परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई होंगी, जैसे बाढ़ और ये सब का जो दौर था वो हमने देखा। कटिहार के बारे में मैं बताता हूँ आपको, जो विशेष चीज़ें हैं कटिहार के बारे में वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कटिहार का पुराना इतिहास जो है, कटिहार उद्योग नगरी कहलाता था। जूट मिल, दिया सलाई फैक्ट्री और जो कई उद्योग हैं वो वहाँ लगे हुए थे, लेकिन ये सब बंद हो गए कालांतर में। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 1957 में जो पहला चुनाव हुआ उसके बाद से ज़्यादातर समय किसको यहाँ मिला? जो यहाँ ज़्यादातर समय शासन किया, ज़्यादातर गलतियाँ तो उसी ने की। तो देखिए, या तो भाजपा यहाँ से हैट्रिक मारी है, हाँ, भाजपा की तरफ से इस सीट पर 3 बार जो निखिल चौधरी हैं वो यहाँ से कमल खिलाने में सफल रहे हैं, लेकिन 4 बार तारिक अनवर रहे हैं। तारिक अनवर 96, 80, 98, 2014 मैंने 4 बार से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कब एक बार एनसीपी की तरफ गए तो हार गए, तो ये कांग्रेस में फिर आ गए हैं। तो इनकी तरफ अगर आप नज़र जब उठाते हैं तो आपको समझ में आता है कि कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर कटिहार का भट्ठा बैठा दिया। सारे जो मिल थे, कारखाने थे, उद्योग नगरी का एक जो दर्जा था उसको भी समाप्त कर दिया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि गंगा, महानंदा और कोसी समेत आधा दर्जन नदियां यहाँ से गुजरती हैं, सब बाढ़ का पानी लेके आती हैं। और आपने देखा था गोखुर बनते, हमने देखा था, याद है? जो तटबंध हैं वो कट जाते हैं। और तारिक अनवर ने दिल्ली की राजनीति इतनी की, कभी उस तटबंध तक गए नहीं। वो तो भला हो इंटरनेट का कि अब लाजे लपेटे लोग पहुंच जाते हैं। और देखिए, हम क्या किसी की बड़ाई करें और किसी के बारे में क्या बोले, जब जनता ही बोल देती है पैर पछान कर
तो बहुत बोलना बाकी नहीं रह जाता है। नीतीश कुमार का पैर पकड़कर दुलाल चंद्र गोस्वामी ने उनसे अपने क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या तटबंध के कटाव का हल करवा लिया, जो उनकी जनता उनको लेकर बार बार कहती है। आपने देखा था, हमने देखा था कि झारखंड जाने वाला जो पुल है उसके 4 पाए बचे हैं बस, वो बन जाएगा तो एक फिर से औद्योगिक क्रांति कटिहार में आ सकती है और कटिहार फिर एक गेटवे हो सकता है बाकी भारत के तरफ जाने का रास्ता बिहार का। सड़कों को लेकर सर बड़ा काम वहाँ पे हुआ है। हाँ, सड़कें और नेटवर्किंग जो एक होता है ना परिवहन का, उसका काम हुआ है। और बड़ी बात यह है कि मतलब समझिए तटबंध जो कटते थे उनको रोक लिया गया। बाढ़ की समस्या तो है ही, जूट हमने आपको बताया था कि जूट का एक बहुत काम यहाँ से सुपौल तक होता है, लेकिन इस क्षेत्र में यदि उद्योग को लेकर रास्ते पहले बना दिए जाए, परिवहन की व्यवस्था कर दी जाए, तो पुनः जो गौरव था इस क्षेत्र उद्योग का वो वापस आ सकता है। इस क्षेत्र में 20 लाख लोगों की आबादी जो पुराना जनगणना अपना है उस आधार पर है। कहा जाता है कि अब 30 लाख के आसपास लोग हो गए होंगे। अब कितना एग्जैक्ट आंकड़ा है वो तो अभी तक क्योंकि उस तरह से हुआ नहीं है। इसमें 41% मुस्लिम हैं, 11% यादव हैं, 8% इसमें सवर्ण हैं और 18% इसमें जो पिछड़ी जाति के लोग हैं। यहाँ आप एक खास बात नहीं, उसमें अति पिछड़ी भी जातियाँ हैं कुछ, लेकिन यहाँ खास बात आप समझ लीजिए कि 41% मुसलमान की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप कहिएगा कि फिर दुलाल चंद्र गोस्वामी कैसे जी जाते हैं तारिक अनवर से? एक खास बात है, दुलाल चंद्र गोस्वामी में एक टैलेंट ये है, मैंने देखा नज़दीक से, कि वो इस क्षेत्र से इतने रचे बसे हैं कि वो वहाँ जो सुरजापुरी मुसलमान हैं उनकी भाषा तक भी वो जानते हैं। ये वहाँ के मुसलमान भी सीखते नहीं हैं, लेकिन जो सुरजापुरी मुसलमान वहाँ के बहुसंख्यक हैं उनकी भाषा भी वो जानते हैं और उनकी भाषा में उनसे बातचीत करते हैं। दूसरा बात, दुलाल चंद्र गोस्वामी का कभी भी पैर पटना में नहीं देखिएगा, या तो वो दिल्ली रहते हैं या कटिहार रहते हैं। और एक दावा उन्होंने किया था, जिस दावे की अगर हमने निकाली थी, वो कहते कि इतना हम स्कीम्स मोदी जी से ले लिए हैं, नीतीश जी की संगत हो जैसे जहाँ रहे हो, लेकिन मोदी जी से हमने, क्योंकि उसका भी एक इतिहास है, इतना स्कीम वो ले लिए हैं मोदी जी से अपने क्षेत्र के लिए कि अभी से चुनाव के डेट तक हर दिन वो उद्घाटन ही करेंगे। आप फेसबुक पर जाकर उनका पेज देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, हर दिन उद्घाटन ही वो कर रहे हैं। उद्घाटन मतलब ये नहीं कि शिलान्यास कर रहे हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट होती जा रही हैं चुनाव तक। तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाबा, मई तक अगर वो उद्घाटन ही करेंगे आम चुनाव तक, तो फिर वैसे व्यक्ति को थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसका सीट हटा पाना। हालांकि खास बात क्या है, दुलाल चंद्र गोस्वामी निर्दलीय चुनाव जीतकर राजनीति शुरू किए थे। कोई कहता है कि पटना में टेम्पो चलाते थे एक ज़माने में, और कोई कहता है कि मतलब खाने के पैसे भी नहीं थे। लड़ाई ऐसी हुई कि मतलब पटना छोड़कर चले गए, और जब वहाँ गए तो छात्र राजनीति में ज़बरदस्ती खींच लिया गया। तारिक अनवर का भी इतिहास ऐसा ही रहा, लेकिन तारिक अनवर हमेशा कांग्रेस के बैकिंग की वजह से एक सिल्वर स्पून उनके पास हमेशा रहा। ये जो फायदा उनको कभी नहीं मिला। जब निर्दलीय जीते तो लड़े तो जीत गए, और जब भाजपा ने टिकट दिया तो हार गए। दुलाल चंद्र गोस्वामी हार कर कहीं ना कहीं मायूस भी हो गए थे, लेकिन एकाएक क्या हुआ, बरसोई से शायद हारे थे मुझे लगता है जहाँ तक। और फिर जब हारे तो नीतीश कुमार ने उनको बुलाकर टिकट दे दिया, और टिकट जब नीतीश कुमार ने दिया, और जो वहाँ भाजपा के सांसद थे उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी वो काम करते थे, वहाँ पर क्षेत्र वही देखते थे। नीतीश को ये बात पता चली, नीतीश ने कहा कि जब प्रतिनिधि यही हैं और सांसद बहुत रहते नहीं, इन्हीं को टिकट दे दो, और ये नीतीश कुमार की तरफ से निकल गए। एक और ख़ास बात जानिए इनके बारे में, ये बिहार सरकार के लेबर मिनिस्टर रहे थे। ये पेच बहुत मज़ेदार समझना जरूरी है। जब ये लेबर मिनिस्टर थे तो ये उन 3 विधायकों में से थे जिन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को बचा लिया था। नीतीश की सरकार गिर जाती, और कब की बात हम कर रहे हैं, जब मांझी जी वाला प्रकरण पूरा हुआ था, तो उसमें नीतीश कुमार को लगा था, और आज भी सच्चाई यही है कि ललन सिंह की अब छुट्टी तो हो गई, लेकिन ललन सिंह इस बात को लेकर अड़ गए थे कि दुलाल चंद्र गोस्वामी को टिकट नहीं लेने देंगे दोबारा। इस बात को अंदर अंदर की खबर, अब मैं बोल सकता हूँ ये बात, अड़ गए थे कि टिकट नहीं लेने देंगे, लेकिन नीतीश कुमार भी अड़ गए थे कि टिकट तो देबे करेंगे। और अब कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ये है कि नीतीश कुमार के नाक के बाल वाली स्थिति हो गई है कटिहार। अब मुझे बताइए कि कांग्रेस कैसे ये सीट ले पाएगी। तारिक अनवर एक तो बुझा हुआ दिया की तरह उनको वहाँ लोग कहता है, मुसलमानों में भी उनको आप जाके पता कर सकते हैं। अगर लग रहा हो आपको कि बहुत ज़्यादा हम बोल रहे हैं, बड़ाई किसी का पक्ष में बोल रहे हैं, आप जाके पता कर लीजिए। हम लोग तो सर गए हुए थे ग्राउंड जीरो से। नहीं, हम तो गए थे, अब आप भी जाके पता कर लीजिए, हम कह रहे हैं। कांग्रेस
का भी कांग्रेस में भी बहुत सारे चेहरे सामने आ गए हैं। तारिक अनवर को टिकट नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि खुद मुझे टिकट मिले। बहुत सारे लोग हैं, युवा बहुत इंतजार कर रहे हैं कि हमने बहुत झोला ढोया है। प्रेम राय कांग्रेस के वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं। प्रेम राय को कई बार टिकट ऑलमोस्ट समझिए मिलते मिलते रह गया, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेम राय को भी टिकट मिल सकता है। कांग्रेस तो वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस वाले प्रेम राय भी दुलालचंद गोस्वामी के साथ हैं। वहाँ एक बड़ा नेक्सस महागठबंधन का। एक और बात मैं बताना जरूरी समझता हूँ, ये सीट जो है वो सीताराम केसरी, सोचिए कितनी बड़ा नाम है, 67 में यहाँ से जीते थे। तो इस क्षेत्र इसलिए भी नाम इसका लिया जाता है। मोदी लहर में भाजपा ने इस सीट को गंवा दिया था 2014 में, ये भी एक खास बात इस सीट की है। एक और बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन एक नाम और है, हिमराज सिंह जो राबड़ी देवी के मंत्रालय में मंत्री हुआ करते थे, वो यहाँ से ताल ठोक दिए हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय। तो ये एक बगावत राजद की तरफ से, या राजद ने ही खेल कर दिया है, क्योंकि मंत्री रहे हैं और बहुत करीबी रहे लालू परिवार के। राजद कांग्रेस में रहा है कि राजद के प्रत्याशी जो हैं उधर जाते हैं, उधर के प्रत्याशी इधर आते हैं, आयातित होते रहते हैं। अब हेमराज का कितना उस पर असर पड़ पाएगा ये तो बड़ा मुश्किल है। एक बात और बोल दूं, इस क्षेत्र में जितना हम घूमे थे तो जनता से एक बात समझ में आई थी कि इस क्षेत्र में महागठबंधन अगर हिंदू प्रत्याशी दे दे तो आराम से जीत जाएगा, क्योंकि मुसलमान तो वोट करेंगे ही उसको, और हिंदुओं का एक बड़ा वोट उसको मिल जाता है। और जिस जाति से ये आते हैं, एक और बात जान लीजिए, दुलालचंद गोस्वामी, एक तो गोस्वामी, तो यादव जी लोग का ऐसे ही दोस्ती रहता है, और इनकी शादी हुई है यादव परिवार में। तो ये खेल है यहाँ। तो यादव का 11% जो वोट है वो भी जीत सकते हैं। मैंने जो व्यक्ति वहाँ विधायक का चुनाव हार गया वो सांसद का कैसे जीत रहा है? बड़ा खेल है इसमें, पेच है, समीकरण तोड़ना नहीं चाहेगा जदयू। चलिए, तो ये थी कटिहार की चर्चा, जिस पर जदयू कांग्रेस में पेंच फंस सकता है। अगला जो स्टेशन है उसे एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए भाजपा में भी इस सीट को लेकर दावेदारी जबरदस्त है। ये सीट अगर नीतीश, एक सवाल जो बाबा हर बार पूछते हैं वो मैं खुद से पूछ देता हूँ इस बार, कि अगर नीतीश आ जाते हैं इस तरफ तो कटिहार का क्या होगा। मिथिलेश तिवारी वहाँ के प्रभारी हैं। मिथिलेश तिवारी ने ये दावा किया है कि कार्यकर्ता को हम चुनाव लड़ाएंगे, और उन्होंने 1 दर्जन कार्यकर्ताओं का नाम ले लिया था एक बैठक में। तो आप समझिए कि भाजपा भी इस सीट पर इंटरेस्ट रखे हुए है, लेकिन कार्यकर्ता का नाम लेना और नेता का नाम लेना दोनों में अंतर होता है ना। चलिए, तो ये कटिहार की सीट थी जिस पर हमने जदयू वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में कहाँ पेंच फंस रहा है बंटवारे पर। अगले स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो स्टेशन है हमारा वो है पूर्णिया। तो अगला हमारा स्टेशन है पूर्णिया, और पूर्णिया के बारे में चर्चा करेंगे कि जदयू वर्सेस कांग्रेस आखिरकार क्यों हो रहा है। जदयू से अगर बात करें 2019 के चुनाव की, तो संतोष कुशवाहा जो जीत के आए थे जदयू से, जिनको वोट मिला था 6,32,924। वहीं अगर कांग्रेस की बातचीत की जाए, उदय सिंह पप्पू जो यहाँ से कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उनको वोट मिले हैं 3,69,423। अगर मार्जिन की बातचीत की जाए तो 2,63,501 मार्जिन है, यानी कि ये बड़ा अंतर बता सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस जदयू। आखिरकार यहाँ पर क्या कांग्रेस फिर से वो दावेदारी करेगी? चलिए सीधे अपने संपादक नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, कांग्रेस भी यहाँ से दावेदारी कर सकती है क्या पूर्णिया से? आप जीत हार का तो बात बता दिए हैं, आपने जीते हुए हारे हुए प्रत्याशी का नाम बता दिया। अब ये बताइए, जैसा कि मैं आपसे हर बार पूछता हूँ, पूर्णिया का नाम लेते किसका नाम याद आता है? पप्पू यादव। वो कहाँ थे? पप्पू यादव पूर्णिया से ताल ठोक चुके हैं। पप्पू यादव का कांग्रेस कनेक्शन क्या है ये आपको पता है? जो लोग पूर्णिया से नहीं हैं, जो पप्पू यादव की राजनीति को नहीं समझते हैं, वो जान लें कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण पद रखती हैं। मधेपुरा से सांसद थीं और काफ़ी मजबूत, माफ़ कीजिएगा, सुपौल से थी, हाँ माफ़ कीजिए, सुपौल से थी। और इतना बड़ा कद पप्पू यादव का उस क्षेत्र में है कि उसे पार पाना संभव नहीं है। पिछली बार पप्पू यादव चूँकि निर्दलीय चुनाव वो लड़ रहे थे, फिर उनके जाप जो उनकी पार्टी बनी उसके तरफ से लड़ रहे थे, और मधेपुरा से पिछली बार पप्पू यादव लड़े थे। तो ये सीट पप्पू यादव के इंटरेस्ट में नहीं थी उस वक्त। पूर्णिया से उनका पुराना नाता है, घर वहीं है। पूर्णिया में आपने देखा था सीमांचल मीट के दौरान पप्पू यादव को लेकर कितना एक्साइटेड थे यहाँ के युवा, और चप्पे चप्पे में पप्पू यादव का नाम है वहाँ। लेकिन पिछली बार की हार जीत में दोनों में पप्पू यादव नहीं दिख रहे हैं।
तो दरअसल ऐसा है कि कांग्रेस से जो नज़दीकियां हैं पप्पू यादव की, वो काफ़ी फिर बढ़ी हैं, रिश्ते फिर सुधरे हैं। अब इंडिया गठबंधन की परिकल्पना में आपको पप्पू यादव कहीं नज़र नहीं आए। ये ओनली ड्यू टू तेजस्वी यादव और लालू यादव है। लालू यादव माफ़ भी कर दें, तेजस्वी यादव के साथ रिश्ता नहीं सुधर पा रहा है, मधुर नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से पप्पू यादव इस बार भी अभी तक मुँह ही ताक रहे हैं। कांग्रेस के प्रति उनका रवैया बहुत कठोर नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे यहाँ से। देखिए, एक तो आइडियल कंडीशन पप्पू यादव चाहते हैं कि उनको यहाँ से टिकट कांग्रेस दे दे, और वो कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, कोई बहुत दिक्कत उनको नहीं है। किसी भी स्थिति में पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो पप्पू यादव का क्या इतिहास इस क्षेत्र में रहा है वो जान लेना महत्वपूर्ण है। 1991 में पप्पू यादव निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीते थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी से वो 96 में चुनाव जीते। 1999 में स्वतंत्र फिर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव जीते। इसके पूर्व 52 से 67 तक कांग्रेस का यहाँ एक छत्र अधिकार था, जीत था। तो कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों का यहाँ बड़ा इतिहास रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खेल हुआ। 2004 और 2009 दो बार उदय सिंह भाजपा से चुनाव जीते। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, एक और पप्पू, जो भाजपा से चुनाव जीते। जिसके बाद 2009 के बाद 14 में यहाँ संतोष कुशवाहा को जदयू ने टिकट दिया। ये 2014 में, हाँ 14 में इनको दिया था। 14 में ये मोदी लहर के विपरीत जीत कर आए थे, तो इनको दोबारा कंटिन्यू करना बनता था, इसलिए 19 में इनको फिर से कंटिन्यू किया गया, फिर ये जीत गए। लेकिन एक बात मैं आपको यहीं बोल देता हूँ, मैं इस क्षेत्र में होकर आया हूँ, इसलिए इस क्षेत्र के बारे में भी मुझे कन्फर्म पता है। मैंने जनता के बीच हर क्षेत्र में, गुलाब बाग से लेकर ये ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर है, ये पूर्णिया ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर, मतलब समझ, गुजरात से लेकर मणिपुर मिजोरम तक जाइएगा तो एक रूट है NH31 जोड़ता है। आप तो गए भी थे, हम लोग उधर डालकोला तक गए थे। हालांकि मैं तो शिलोंग तक गया हुआ हूँ, वहाँ से फिर ऊपर दार्जिलिंग तक गया हुआ हूँ। मैं घूमा, मैंने पूरा है। इस क्षेत्र में संतोष कुशवाहा को लेकर नाराजगी अब बन रही है। बने भी क्यों ना, 10 साल से हैं, एंटी इनकम्बेंसी है और हैट्रिक लगाना इनके लिए असंभव हो रहा है। नरेंद्र मोदी से लेकर फलाना ढिमका सबसे मिल चुके हैं। ये टिकट भाजपा से मिल जाए इसके भी पक्ष में लगे हुए हैं। चूँकि उदय सिंह कांग्रेस भाजपा से 2 बार जीते, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस की तरफ चले गए, 2 बार लड़े, तीसरी बार इनको मोदी लहर में हार का सामना करना पड़ा, शायद यही थे। और जब हारे या जो भी बात हुई, इनको भाजपा फिर दोबारा टिकट नहीं दे सकती थी यहाँ से, अंडरस्टैंडिंग के था, जैसे ओम प्रकाश का कटा था वहाँ से। तो उसी तरीके से इनको जब टिकट नहीं मिला तो ये वैकल्पिक व्यवस्था कांग्रेस की तरफ भागे, और कांग्रेस जदयू यहाँ से पिछले बार चुनाव लड़ी थी। उदय सिंह बहुत टफ कंपटीशन नहीं दे पाए। कहा भी जाता है कि उदय सिंह धन पशु है, मैं नहीं कहता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डेड प्रूफ है इस चीज़ का। पप्पू यादव को यहाँ का बेटा माना जाता है। संतोष कुशवाहा को साइबेरियन पक्षी लोग कहते हैं, मतलब सीजन में ही आते हैं, उड़ के सीजन के बाद चले जाते हैं। याद होगा आपको कि मेरा उनका इस बात पर तीखी नोकझोंक भी मेरी हुई थी। मैंने कहा था कि लोग अक्सर कहते हैं कि पलायन एक बड़ी समस्या है इस सीमांचल की, लेकिन यहाँ तो सांसदें पलायन कर जाते हैं, ये आरोप लगता है, जिस पर उन्हें बहुत सहजता से स्वीकारा भी था। और अगले दिन हमें बोला कि ब्रेकफास्ट पे आप आइए, लेकिन हम लोग तो ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं। ऐसा नहीं करते, नहीं, नेताओं के साथ नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट तो करबे कर आदमी। देखिए, इस क्षेत्र में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर जो मैंने कहा था वो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें मैं और बता दूं आपको। इस क्षेत्र में 60% हिंदू हैं, 40% मुसलमान हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वोट बैंक डिस्ट्रीब्यूटेड है। 60% जो हिंदू है उसमें 5 लाख OBC, SC, ST और BC हैं। बैकवर्ड क्लास और OBC यहाँ पर एक बड़ा दबदबा रखता है। यादव 1.5 लाख हैं, ब्राह्मण 1.25 यानी 1.25 लाख, और राजपूत भी 1.25 लाख ही हैं। 7 लाख के आसपास मुसलमान हैं यहाँ पर। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलस है। यहाँ से अभी क्या हो रहा है, इस बार क्या संभावनाएं बन रही हैं, बाबा विषय बताएंगे, लेकिन मैं बता दूँ आपको। पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आंख मूंद कर मेरी इस बात को भरोसा कर लीजिए। या तो जाप से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे। अगर वो कांग्रेस से लड़ते हैं तो वर्तमान गठबंधन में किसका पत्ता कटेगा, आप समझ गए।
अगर ये सीट कांग्रेस ले लेती है तो संतोष कुशवाहा वैसे भी शहीद हो जाएंगे। अब बची बात इस जगह पर चुनाव लड़ने की। इस जगह पर एक और यहाँ के मिट्टी के लाल हैं, संजीव मिश्रा नाम है उनका, पैनोरामा ग्रुप के एमडी हैं, जिनका ऐड भी हमारे यहाँ चल रहा है। तभी मत सोचिए कि उनका ऐड चल रहा है इसलिए हम नाम ले रहे हैं, ऐड तो सबको ही क्या चलता। लेकिन संजीव मिश्रा एक ब्राह्मण चेहरा है वहाँ से, और इस सीट पर उनका भी इंटरेस्ट मुझे पॉलिटिकल नज़र आता है। मैंने हमेशा, उन्होंने डिनाई किया है, मैंने जब भी पूछा है तो वो कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट सुपौल छातापुर की तरफ है, लेकिन पूर्णिया सीट पर भी उनका इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो लगातार दिखते हैं। इस क्षेत्र में विकास का बहुत काम किया है। आप पूर्णिया और पैनोरामा को अभिप्राय समझिएगा, आप जब जाइएगा वहाँ तो हमने देखा है, इसलिए महसूस किया, इसलिए मैं दर्शकों से ये स्पष्ट बोल दूँ ये बात। तो वो भी हो सकता है कि एक दावेदार हूँ, उनकी डिपेंडेंसी किस पर है आपको अच्छे से पता है, सभी पार्टियों में उनका अच्छा है, लेकिन चिराग पासवान के साथ उठना बैठना तो ज़्यादा चल रहा है इधर। तो अब ये सीट यदि भाजपा के कोटे में चली जाती है और भाजपा अगर चिराग पासवान को दे देते हैं या ऐसी संभावनाएं बनती हैं, तो उधर से उनका संभावना बनता है। पप्पू यादव के पार्टी से भी चुनाव वो लड़ चुके हैं एक बार, याद ये भी बता दें आपको, जाप से लड़ चुके, और पप्पू यादव से बड़ा बढ़िया उनका संबंध भी मधुर है। तो इस क्षेत्र में पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। संतोष कुशवाहा का कुछ भी कंफर्म नहीं है, पार्टी टिकट देने के मूड में है नहीं, जानते हैं कि हार जाएंगे, इसलिए मोदी लहर पर सवार होना चाहते हैं। हालांकि मैं ये बोल दूं कि मोदी लहर के विपरीत भी ये जीत चुके हैं एक बार, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ बहुत तगड़ी है। थर्ड राउंड में हैट्रिक मारना बिहार में बड़ा मुश्किल है कई सीटों पर, और ये भी सीट ऐसा रहा है। पप्पू यादव को भी मुंह की खानी पड़ी है इस सीट पर। तो आप समझ लीजिए कि ये उदय सिंह एकमात्र इसमें बच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी मैंने समझ है इस सीट पर, मैंने तलाश करने की कोशिश की क्या पप्पू सिंह की घर वापसी होगी क्या भाजपा में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पप्पू सिंह को वापस लेने में भाजपा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब एनडीए में ये सीट किसके पास जाएगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान को ये बात मैंने बताई भी थी कि पूर्णिया सीट जो है वो खाली खाली सीट चल रही है, उस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है प्रोस्पेक्ट एनडीए में। तो क्या होता है ये उधर का भी महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन इस तरफ तो कांग्रेस इस सीट के लिए मुझे अड़ती और लड़ती नज़र आ रही है। पप्पू सिंह को पिछली बार उदय सिंह को टिकट दिया था, अगर उदय सिंह ईमानदारी से जाकर फिर टिकट मांगते हैं तो कांग्रेस के पास एक और ऑप्शन हो जाता है, दो पप्पू। वही मैं सोचिए कि राहुल गांधी और पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, पप्पू सिंह और पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, दोनों फिलहाल कांग्रेस की तरफ ही हैं। तो ये भी एक विवाद का बड़ा, अब सीटिंग सांसद का टिकट काट के जदयू को देना है उनको। कुशवाहा जाति के ना समझिए, नीतीश कुमार के लिए एक और मुश्किल बात हुई, कुशवाहा जाति के नेता का टिकट सीटिंग का कैसे काटिएगा। उपेंद्र कुशवाहा परेशान किए हुए हैं, बाबा विशेष बाबा बताएंगे। चलिए बाबा, देखिए सर ने तो बता दिया कि यहाँ पे क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कांग्रेस के तरफ जा सकता है सीट या जदयू अपना बचा लेगी? देखिए, जहाँ तक पूर्णिया की बात है, नमन जी चूँकि वहाँ सीमांचल मीट करके आए हैं, वहाँ के नेताओं से इन्होंने बात किया है, वहाँ की ज़मीनी हकीकत से परिचित हुए हैं, आप भी उसके गवाह हैं। उन सब बातों पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत अब है नहीं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो कही है, वो महत्वपूर्ण बात है कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि सीमांचल के क्षेत्र में, कोसी के क्षेत्र में खास करके भारतीय जनता पार्टी का फोकस क्या है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि अमित शाह को भेज करके वहाँ का नब्ज टटोलने के लिए नरेंद्र मोदी बार बार भेज रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले झंझारपुर गए थे। तो कोसी सीमांचल और मिथिलांचल का क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रहा है कभी। अब बनाने की कोशिश की। कभी कभी होता क्या था कि बाई फ्लूक जब हिंदुत्व वाला थोड़ा सा आग धधकाया जाता था तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी आती थी। उसी के पप्पू सिंह जो हैं उपज हैं, और भी कई लोगों का पिछले लोकसभा में हमने नाम लिया। लेकिन यहाँ पूर्णिया की जो वास्तविक स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर आज बदली हुई परिस्थिति में नहीं जीत सकती है। तो नमन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वहाँ वो चिराग पासवान को या अपने किसी कलीग को भेज करके वहाँ का सीट अपने कब्जे में करा सकती है। क्योंकि इस बार अगर लड़ाई, एक बार फिर मैं नमन जी से सवाल लास्ट में पूछूंगा कि अगर इधर से उधर शिफ्ट हुए तो क्या होगा, लेकिन एक बात यहाँ तय मान के चलिए कि जो पूर्णिया की वर्तमान परिस्थिति है, एक बात नमन जी ने कहा भी कि कुशवाहा को नाराज नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो उपेंद्र कुशवाहा को बाहर क्यों भेजते,
नाराज नहीं करना था। तो ये सारी बातें हैं और सब चीज़ मेटलाइज तब हो जाएगा जब नीतीश कुमार इधर से उधर कूदी मार करके जाएंगे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि क्या जदयू ये सीट छोड़ेगी। संभावनाएं कम लगती हैं, हो सकता है उम्मीदवार बदल जाएं, वो अलग बात है। लेकिन जदयू भी बहुत लोगों पर अपना दाव खेल रही है। कुछ नाम नमन जी ने छुपा दिया है, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिस पर सिर्फ कांग्रेस का और भाजपा का ही नहीं, जदयू भी वहाँ टकटकी लगाए हुए है। यहाँ उम्मीदवार का बदलना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रही है, जिसका नमन जी ने जिक्र कर दिया। और आप लोगों ने ज़मीनी हकीकत जो देखा, लोगों के से बातचीत की, वो यहाँ तक कि मैंने सीमांचल मीट में देखा, असहज हो गए थे सवाल पूछने पर। तो ये भी एक फैक्टर नज़र आता है। इसके साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें अमित शाह तो एक फैक्टर हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ पप्पू यादव एक बड़े फैक्टर हैं। पप्पू यादव जिस कहा जा रहा है कंफर्ट में, यूनियन टेरिटरी की भी बात बाबा यहाँ चल रही है। जी मैं वहीं आ ही रहा था कि पप्पू यादव जिस कंफर्ट जोन में बातचीत कर रहे थे, मैंने देखा कि करीब 30 से 35 मिनट पप्पू यादव ने पूरा का पूरा सीमांचल मीट जो है हैक कर लिया था। वो तो नमन जी थे जिन्होंने सवाल का बौछार जब करना शुरू किया तो वहाँ थोड़ा सा माहौल बदला। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अगर पप्पू यादव का झुकाव उस खंड में है, मतलब INDIA वाले गठबंधन की तरफ, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि इस बार हो या नहीं हो, अगली बार आपको वहाँ एक अलग टेरिटरी देखने को मिल सकती है जो पश्चिम बंगाल से जुड़ती हुई आएगी। और पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही हो जाना है, क्योंकि आपको पता है कि 26 में सीमांकन भी होना है। तो ये सारी परिस्थितियां, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव जीतना और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती है कि वो तीसरी बार बन के हैट्रिक मारे। उसके पीछे बहुत सारे इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, योजनाएं, रणनीतियां काम कर रही हैं। बिहार को ग्लोबल बनाना है, माफ़ कीजिएगा, देश को, भारत को ग्लोबल देश बनाना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो 10 साल में पटरी पर लाया गया है उसे और इन्हेंस करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि वो अब इतना मजबूत नहीं है। जैसे नहीं होता है बबूल के नीचे आम मिल जाता है, तब अगर पप्पू सिंह जीत गए तो इस बार भी जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए उसको अपने साथी दलों का सहारा लेना पड़ेगा, और साथी दलों में चिराग पासवान से बेहतर कौन हो सकता है। तो मतलब सर मान लिया जाए कि चिराग पासवान वहाँ पे दावेदारी अपना करवा सकते हैं किसी उम्मीदवार को? अभी ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है और ना ही ऐसी कोई बात में जानकारी है। लेकिन अगर इंटरेस्ट उस तरफ है चिराग पासवान का तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उस तरफ है। अब रही बात आखिरी सवाल की, देखिए यूनियन टेरिटरी तो वो लगभग मुझे लगता है अगले बार बन जाएगा, जो तरीका जिस तरीके से नज़र है भाजपा की वहाँ। और बंगाल में कई बार जाके अमित शाह ऐलान भी करके आ चुके हैं, इशारा भी कर चुके हैं। देखिए वो कॉरिडोर है बंगाल और बिहार का, तो भाजपा को लगता है कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स वहाँ चले जाते हैं और वहाँ का वोट परसेंटेज जो है मुस्लिम का वो बढ़ जाता है। और NRC की भी बात हुई है, इसी सदन में घोषणा किया है गृह राज्य मंत्री ने कि NRC हम लागू करने जा रहे हैं। इसीलिए पप्पू यादव महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर पप्पू यादव को आगे कीजिएगा तो भाजपा से वो CNRC पर जिस तरीके से लड़ सकते हैं उस तरीके से और कोई जनप्रतिनिधि नहीं लड़ पाएगा। अब रही बात, और पप्पू यादव चूंकि उनका बर्थ प्लेस है तो वो इसलिए भी लड़ेंगे। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो बाबा सवाल मुझसे पूछना चाहिए था बाबा को, वो पूछबे करते हैं हर बार कि अगर नीतीश इधर आ गए तो क्या होगा। देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट बोल दूँ, नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं NDA में तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा। इस सीट पर बिना सोचे समझे आंख मूंद कर पप्पू यादव को कांग्रेस यहाँ से टिकट देगी, बिना सोचे समझे लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो हैट्रिक नहीं मार पा रहे थे उनको हैट्रिक मारने का मौका मिल जाएगा। जदयू भी आंख मूंद कर भाजपा के समर्थन से संतोष कुशवाहा को फिर फील्डिंग करा देगी। उनके लिए भी एक बहुत आइडियल सिचुएशन ये हो जाएगा। तो जहां बाकी किसी के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं इस गठबंधन को टूटने से और नया बनने से, वहीं इनका तो विन विन हो जाएगा दोनों तरफ से। मतलब इनके लिए एक कार्ड जो है वो खुल जाएगा, रास्ता बन जाएगा। चलिए, तो ये थी पूर्णिया की पूरी जो समीकरण जिस पर जदयू वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई छिड़ सकती है। आगे के 3 ऐसे हॉट सीट हैं जिनके बारे में चर्चाएं होंगी। तीनों जो हॉट सीट है उनके बारे में हम आपको बता दें, सुपौल, मुंगेर, किशनगंज। पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। इन तीनों हॉट सीट पर चर्चाएं हमारी जारी रहेंगी। जदयू और कांग्रेस में कहाँ
पेच फंस रहा है सीटों को लेकर, इस पर हम चर्चा और चीरफाड़ करेंगे। फिलहाल धन्यवाद।